अब समाचार विस्तार से। मंत्री तलसानी ने विधायक कालेरू वेंकटेश के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ अंबरपेट के महाकाली मंदिर में बोनालू उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। मंत्री ने सुझाव दिया कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बोनालू त्योहार के दौरान भक्तों को किसी भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तलसानी ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यातायात की कोई समस्या न हो, खासकर क्योंकि इसके बगल में फ्लाईओवर का काम चल रहा है। शिवाजी कितना आज मंत्री हरीश राव ने भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के पालवंचा में बंजर भूमि के स्वामित्व वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। मंत्री हरीश राव ने कहा कि आज आदिवासियों के लिए शुभ दिन है। उन्होंने कहा कि अब बंजर भूमि पर आदिवासियों का ही पूरा अधिकार है। मंत्री हरीश राव ने कहा कि अब से आदिवासी बंजर भूमि के मालिक है और कोई भी उनकी जमीन को नहीं छुएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी किसानों की जमीनें रायतू बंधु के साथ दी जाएंगी और आदिवासियों को संबंधित करते हुए अब से गरीबों की जमीन पर सारा अधिकार आपका होगा और जमीन आपके नाम धरनी में दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि वन अधिकारी इन जमीनों पर नजर भी नहीं डालेंगे। हम पूर्व में बंजर भूमि के विवादों को लेकर आदिवासियों पर दर्ज सभी मुकदमे हटा देंगे। हम इन जमीनों का वारिसाना हक भी देंगे। इसके अलावा जिन किसानों को बंजर जमीन मिली है उन्हें हम मुफ्त बिजली देंगे। मंत्री हरीश राव ने कहा कि आदिवासियों को बैंकों से भी फसल ऋण मिल सकता है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने तेलंगाना राज्य के गठन के 9 साल पूरे होने के अवसर पर एक विशेष डाक कवर का अनावरण किया। डाक सदन एबिट्स में आयोजित कार्यक्रम में वह मुख्य अतिथि थे। तेलंगाना की संस्कृति और विशिष्टता को प्रदर्शित करने के लिए विशेष पोस्ट कार्ड जारी करना सराहनीय है। तेलंगाना में बौद्ध परंपरा को प्रतिबिंबित करने वाले बावपुर कुर्रू पर पोस्ट कार्ड के साथ डाक विभाग ने 5 नए प्रकार के पोस्ट कार्ड भी जारी किए हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि डाक विभाग लोगों के जीवन में भागीदारी निभाएगी और नवप्रवर्तन के साथ आगे बढ़ेगा। इस परंपरा को भविष्य में भी जारी रखने की सलाह दी गई है। किशन रेड्डी ने बताया कि डाक सर्कल की स्थापना की जा रही है और सभी प्रकार की सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। Telangana has a long history dating back to the 5th century BC as part of Astaka Janapada and with the advent of Buddhism. संपर्क से समर्थन के तहत केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कई मशहूर हस्तियों से मुलाकात की। महाजन संपर्क अभियान के तहत पुरुषोत्तम रूपाला ने कई वरिष्ठ पत्रकारों से मुलाकात की। कप्पर प्रसाद राव, बंडारू राम मोहन राव, बंडारू राम फणीधर राव, प्रमुख वकील लायंस क्लब के क्षेत्रीय अध्यक्ष गुड़ाला राधाकृष्णा, टीजेयू के राज्य सचिव बिंगी स्वामी और कुछ अन्य लोगों ने मोदी के 9 साल के शासन की व्याख्या करने वाली पुस्तक सौंपी। केंद्रीय मंत्री ने उनके साथ नाश्ता किया। पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के जरिए वे लोगों को मोदी सरकार के 9 साल के शासनकाल में केंद्र सरकार द्वारा की गई प्रगति के बारे में बता रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। हुजूराबाद के बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र रेड्डी पर पलटवार किया। इटेला जितेंद्र रेड्डी से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने ट्वीट क्यों किया, उनका इरादा क्या है। इटेला उम्र और अनुभव वाले लोगों को सावधान रहने की सलाह देते हैं। अगर कुछ भी हो जाए तो इस तरह बोलना नहीं चाहिए। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी के सम्मान का हनन न हो। इटेला ने कहा कि इस तरह किसी की स्वतंत्रता और गरिमा को कम नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी विधायक राजा सिंह का निलंबन हटाने के लिए कार्यकर्ता प्रदेश नेतृत्व पर दबाव बना रहे हैं। राजा सिंह पर से निलंबन हटाने के लिए बंडी संजय पहले ही 2 बार पार्टी आलाकमान को पत्र लिख चुके हैं,
लेकिन हाल ही में राजा सिंह के निलंबन पर विजय शांति का ट्वीट चर्चा का विषय बन गया है। विजय शांति ने अपने ट्वीट में कहा कि कार्यकर्ताओं को लगता है कि निलंबन हटाने में देरी की जा रही है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि निलंबन हटाने में देरी हुई तो पार्टी को नुकसान होगा। साथ ही विजय शांति ने एक ट्वीट में कहा कि हालांकि राजा सिंह का निलंबन हटाने में देरी हो रही है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित रूप से सभी के लिए अच्छा होगा। दुब्बाका विधायक रघुनंदन राव ने आरोप लगाया कि बीजेपी में उनके साथ हर कदम पर गलत व्यवहार किया गया। उन्होंने चिंता जताई कि राज्य कमेटी के साथ साथ केंद्रीय कमेटी भी उन पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने खुद को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने के लिए कहा गया तो तब भी उन्हें वह पद नहीं दिया गया। बताया गया है कि गोशामहल विधायक राजा सिंह ने खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय को फोन किया और उन्हें बताया कि वे वैसे भी पार्टी में नहीं है और रघुनंदन को फ्लोर लीडर का पद देने के रघुनंदन के अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया गया। क्या विधानसभा वास्तविक फ्लोर लीडर के बिना चलती है? रघुनंदन राव ने पूछा। उन्होंने कहा कि हाल ही में पार्टी में शामिल हुए इटेला को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में जगह मिली है, जबकि विजय शांति, जितेंद्र रेड्डी और विवेक को भी जगह दी गई है। लेकिन रघुनंदन राव ने चिंता जताई कि उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। रघुनंदन ने कहा कि हर मामले में जाति के आधार पर पोस्ट रोकी जा रही है। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि उन पर गुप्तचर होने का ठप्पा लगाया जा रहा है। एयर कमांडर वीएम रेड्डी ने सिकंदराबाद एनसीसी निदेशालय में एनसीसी में डीडीजी के रूप में कार्यभार संभाला है। इस अवसर पर एनसीसी कैडेटों को सम्मानित किया गया। वीएम रेड्डी ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों के एनसीसी के उप महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्हें हैदराबाद में एयर कमांडर के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एनसीसी में डीडीजी के रूप में सेवा करने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र में जो बड़ा अवसर उन्हें मिला है उसका वह लाभ उठाएंगे और एनसीसी को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा में एनसीसी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और वह छात्र स्तर से ही लोगों को एनसीसी से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि एनसीसी नेतृत्व गुण, अनुशासन और देशभक्ति विकसित करने में मदद करता है। वीएम रेड्डी ने खुलासा किया कि आंध्र प्रदेश में भी जल्द ही एनसीसी निदेशालय शुरू करने की तैयारी की जा रही है। Full name is V. Madhusudan Reddy. I belong to Hyderabad. I am native of Hyderabad. I have studied in Andhra Lala College and Andhra University. It's a proud moment for me to take over as DDG NCC in Telangana. Without any doubt, NCC has got a very major role in shaping the future of the country. When I say future of the country, it is important that we discipline our children well. We teach them leadership skills as they go ahead. We will help them wherever, in whichever career path they choose. It is going to help them tremendously. Not only inculcating the discipline, but also help them in assisting the country's growth, whichever. Thank you very much. నా ప్రయారిటీస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం నేను ఎన్సీసీకి రావడం. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ మూమెంట్. ఎందుకంటే నేను ఎయిర్ఫోర్స్ జాయిన్ అవ్వడానికి కారణం కూడా ఎన్సీసీ. నేను ఎన్సీసీలో జాయిన్ ఎప్పుడు అవ్వలేదు. ఐ వాజ్ నెవర్ ఇన్ ఎన్సీసీ. బట్ ఈ ఆపర్చునిటీ ఎలా దొరికిందంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు, నేను నా 12th కంప్లీట్ చేసి హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు ఐ హ్యాపెన్ టు మీట్ వన్ ఆఫీసర్ ఫ్రమ్ ఎన్సీసీ. అప్పుడు వింగ్ కమాండర్ తివారీ రిటైర్డ్ లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్. ఈజ్ ద వన్ హూ ఎంకరేజ్ మీ, టోల్డ్ మీ హౌ గుడ్ ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ ఆర్. ఆర్మ్ ఫోర్సెస్లో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పారు. I tried 2 times. Third attempt I cleared my service selection board interview and I got selected for Indian Air Force. It's a real proud moment when I say, because I always admired NCC, and today when I take over as DDG NCC, it's a very happy moment to give it back to NCC. कुकटपल्ली नगर ब्राह्मण समाख्या के सदस्यों ने ब्राह्मणों के अधिकार और अभिमान की लड़ाई के लिए अगले महीने की 9 तारीख को सरूरनगर स्टेडियम में आयोजित होने वाले ब्रह्म गर्जना को सफल बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सभी ब्राह्मण परिजन ब्रह्म गर्जना में बढ़ चढ़कर भाग ले और इसे सफल बनाएं। कुकटपल्ली केपीएचबी कॉलोनी, हैदरनगर, मूसापेट से आने वालों के लिए वाहनों की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सभा परिसर में किसी को कोई असुविधा न हो, इसलिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसमें
ब्राह्मण गर्जना के अध्यक्ष वेन्नमपल्ली जगनमोहन शर्मा, कुकटपल्ली नगर ब्राह्मण समाख्या के अध्यक्ष पुंडरीकाक्ष शर्मा, मूसापेट ब्राह्मण समाख्या के अध्यक्ष गरिका पाटी शर्मा, वेंकट प्रसाद सुब्बाराव, सीवी राव, सुशीला सुब्बैया, मुनिपल्ली श्रीनिवास, भास्कर मूर्ति, रघुनंदन, जय तुलसी, राघवेंद्र राव ने भाग लिया। नेमानी सोमयाजुलू का दावा है कि कर्नाटक के संगीतकार मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णा अमर है। जब तक संगीत रहेगा, बालमुरली कृष्णा का नाम रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई देशों में करीब 25,000 प्रस्तुतियां दी है और संगीत को दुनिया भर में पहुंचाया है। राघवर्धनी कल्चरल सोसाइटी के तत्वावधान में तेलुगु विश्वविद्यालय में पद्म विभूषण मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्ण की 93वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन बालमुरली कृष्ण के शिष्य मोहन कृष्ण व शिष्य समूह द्वारा किया गया था। वीनस द्वारा एक संगीत समारोह आयोजित किया गया था। गायकों ने अपनी मधुर धुन से संगीत प्रेमियों का मनोरंजन किया। वाद्य संगत हैदराबाद के भाइयों शेषचारी और डी राघवाचारी द्वारा प्रदान की गई थी। हयातनगर डिवीजन के ओल्ड रोड पर बिरयानी बॉक्स और चाय ग्लास सेंटर खोला गया है। नवस्थापित बिरयानी बॉक्स और चाय ग्लास सेंटर का उद्घाटन प्रोपरेटर विजय भास्कर रेड्डी और विनय कुमार रेड्डी के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर मालिकों ने बताया कि उनके पास नवीनतम स्वाद वाली वेज और नॉन-वेज बिरयानी, हर तरह की चाय, मिल्क शेक और बेकरी आइटम किफायती दाम पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 5 किलोमीटर के अंदर पार्सल और डाइन इन की सुविधा और होम डिलीवरी की सुविधा भी है। उनकी सेवाएं स्विगी और जोमेटो पर भी उपलब्ध है। सरकार ने स्पष्ट नियम और निर्देश जारी किए हैं कि कुर्बानी की प्रक्रिया घर पर नहीं की जानी चाहिए, बल्कि अगर की भी जाए तो साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। लेकिन पुरानी बस्ती के हुसैनी आलम फातिमा कॉलोनी में मवेशियों की कुर्बानी दी गई ताकि खून सड़क पर बह जाए। इस वजह से उस क्षेत्र की बाकी धार्मिक लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा स्थानीय लोगों को डर है कि ऐसा करने से बीमारी हो सकती है। निवासी चाहते हैं कि अधिकारी इस घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दे और कार्रवाई करे। प्रधानमंत्री मोदी का वरंगल दौरा तय हो गया है। मोदी अगले महीने की 8 तारीख को वरंगल आएंगे। मोदी मेगा टेक्सटाइल पार्क और कई विकास कार्यक्रमों की आधारशिला रखेंगे। हालांकि तेलंगाना में आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी प्रमुख पार्टियों के वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटी है। बीजेपी का ध्यान राज्य में अपनी ताकत बढ़ाने पर है। इसके साथ ही बीजेपी के प्रमुख नेताओं ने जनता की राह पकड़ ली। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का महत्व बढ़ गया है। भाजपा पार्टी पूरा फोकस तेलंगाना पर कर रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी के शीर्ष नेता तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रेलवे विभाग के तत्वावधान में काजीपेट में स्थापित होने वाले वैगन ओवरहॉलिंग सेंटर की आधारशिला रखेंगे। बाद में वरंगल में बनने वाले मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। सांसद संतोष कुमार के ग्रीन इंडिया चैलेंज को महाराष्ट्र में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। मराठी जनता ने इस कार्यक्रम को अद्भुत बताते हुए इसकी सराहना की। मराठी बीआरएस नेताओं ने ग्रीन इंडिया चैलेंज में पवित्र तीर्थ स्थल पंढरपुर विठलेश्वर में सबसे प्रिय तुलसी के पौधे वितरित किए। 2 दिनों के लिए वारकरी भक्तों ने विठलेश्वर के सबसे प्रिय तुलसी के पौधों को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पवित्र मंदिर पंढरपुर को सौंप दिया। सोलापुर जिला बीआरएस अध्यक्ष भागीरथ भारती बालके ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और भक्तों को तुलसी के पौधे सौंपे। इस अवसर पर भागीरथ भारती बालके ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति दूरदर्शी संकल्प के लिए हरित भारत के निर्माता श्री जोगिनीपल्ली संतोष की सराहना की। वारकरी परंपरावादियों ने ग्रीन इंडिया चैलेंज में तुलसी के पौधों के वितरण पर खुशी व्यक्त की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। हालांकि इस मौके पर उन्होंने यूनिवर्सिटी जाने के लिए दिल्ली मेट्रो से यात्रा की। एक आम आदमी की तरह उन्होंने बाकी यात्रियों के साथ मेट्रो ट्रेन में बैठकर सफर किया। मोदी को साथ देखकर छात्र और सहयात्री मंत्रमुग्ध हो गए। मोदी ने इससे जुड़ी तस्वीरें अपनी ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। वहीं बीजेपी ने भी मोदी के मेट्रो ट्रेन में जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए।
फिलहाल ये तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में केंद्रीय विधानसभा के एक अधिनियम के तहत की गई थी। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। 2022 तक विश्वविद्यालय अपने 100 वर्ष पूरे कर लेगा, इसलिए शताब्दी समारोह पिछले साल 1 मई से आयोजित किया जा रहा है। जैसे ही साल भर चलने वाला समारोह आज समाप्त हुआ, प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में समापन समारोह में शामिल हुए। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ साथ तेलंगाना में ड्रोनी का असर जारी है। इसके चलते कई इलाकों में मध्यम बारिश हो रही है। हैदराबाद के मौसम विज्ञान केंद्र ने घोषणा की है कि ड्रोनी के प्रभाव के कारण अगले सप्ताह राज्य भर में गरज और बिजली के साथ बारिश होगी। अगले 24 घंटों में आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगित्याल, राजन्ना सिरसिला, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेड्चल मल्काजगिरी, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी जिलों में बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटों में मेदक जिले के रामायणपेट में 4 सेंटीमीटर, जनगाम जिले के जफरगढ़ में 4 सेंटीमीटर, वरंगल जिले के संगेम में 4 सेंटीमीटर, संगारेड्डी जिले के रायकाल में 3 सेंटीमीटर, खम्मम जिले के मदिरा में 3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तेलंगाना में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके चलते राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। हर पार्टी जीतने की चाह रखती है और राजनेता भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए हर कोई अपनी उपलब्धियां गिना रहा है और जनता को दिखा रहा है कि उसने क्या कुछ किया है और क्या कुछ कर सकता है। इसी सिलसिले में मंत्री केटीआर ने भी हाल ही में कहा है कि 9 सालों में राज्य में जो विकास हुआ है वह तो सिर्फ ट्रेलर मात्र है और पिक्चर तो अभी बाकी है। यानी बीआरएस फिर से जीत जाए और उनकी सरकार बने तो फिर राज्य का काया पलट हो जाएगा। मंत्री केटीआर ने कहा है कि हैदराबाद की विकास यात्रा तो अभी शुरू हुई है। केसीआर के मन में कई योजनाएं हैं। मंत्री केटीआर ने नानकरामगुड़ा में एक रेडाई कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर ये बातें कही। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीआरएस पार्टी 95 से 100 सीटें जीतेगी। केटीआर ने ये भी कहा कि विकास की बातें करना आसान है और विकास के पथ पर अग्रसर होना मुश्किल है, पर राज्य सरकार ने ये भी कह दिखाया। सिर्फ ये कहने की बात नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं कि पिछले 9 सालों में राज्य का कितना विकास हुआ है और वह कहां से कहां आ गया है। उन्होंने याद दिलाया है कि जो विपक्षी दल विकास की बात कर रहा है वह वही है जो 50 साल से सत्ता में था, जिसने कुछ नहीं किया। वही दूसरा विपक्षी दल 9 साल से दिल्ली में शासन कर रहा है और क्या कुछ कर रहा है ये सब देख ही रहे हैं। केटीआर ने कहा है कि किले फतह करने की बात तो बहुत लोग करते हैं, पर पहला कदम विकास के पथ पर रखना बहुत बड़ी बात होती है। राज्य ने यही कर दिखाया है। केटीआर ने सीधा सवाल किया कि अगर वर्तमान समस्या को हल करना इतना बड़ा कार्य है तो 50-60 वर्षों से इसका समाधान क्यों नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि अगर पेयजल और सिंचाई की समस्या इतनी ही थी तो उसका समाधान पहले क्यों नहीं किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केसीआर के कुशल नेतृत्व से सरकार के कारण ही 60 साल में पूरा होने वाला काम 9 साल में पूरा हुआ है। मंत्री केटीआर ने कहा कि कई लोगों ने नए राज्य तेलंगाना के गठन पर संदेह व्यक्त किया था, पर यह उसकी आंखों के सामने ही हुआ। उन्होंने कहा कि नए राज्य में हुए पहले चुनाव में हमारी पार्टी ने सिर्फ 63 सीटें जीती थी। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ 10 लोगों को भी इधर उधर कर दिया जाता तो सरकार खत्म हो जाती। हम पहले चुनाव में 63 सीटों के साथ जीते, तो 2018 के चुनाव में हम 78 सीटों के साथ जीते। हमें पूरा विश्वास है कि 2023 में होने वाले चुनाव में हम सारी की सारी सीटें जीतेंगे। मंत्री केटीआर ने लोगों को सलाह दी है कि वे चीजों को हल्के में ना ले, चुनाव में अपना वोट सोच समझ कर दें। मंत्री ने कहा है कि विपक्ष कुछ भी कहता रहे, पर जनता को तो राज्य सरकार द्वारा किया गया विकास दिखाई देता है।
क्या आप आज से 9 साल पहले वाले हैदराबाद में और आज के शहर में कोई बदलाव नहीं देखते हैं? गच्चीबावली, कोंडापुर, जुबली हिल्स की बड़ी इमारतों को देखकर बदलाव नजर नहीं आता। मंत्री केटीआर ने याद दिलाया कि जब फॉक्सकॉन के चेयरमैन मुख्यमंत्री के सियाह से मिलने राज्य में आए तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या यह भारत ही है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा है कि वह किसी दूसरे देश में है। मंत्री केटीआर ने कहा है कि जो लोग हैदराबाद और तेलंगाना में हैं उन्हें ही यहाँ की स्थिति नजर नहीं आती है। उनका मानना है कि हमारी कहानी तभी समझ में आ सकती है जब वे एक कदम पीछे हटे। उन्होंने कहा है कि अगर आप महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या किसी अन्य राज्य में जाएंगे और वहां 10 दिन रहेंगे तो आपको हमारे राज्य की महानता का एहसास होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग हमारी क्षमता और हमारी सरकार के कामकाज को ऐसे नहीं समझते जैसे घर की मुर्गी दाल के बराबर है। मंत्री केटीआर ने कहा है कि उन्होंने 9 साल में केवल ट्रेलर देखा है, वास्तविक फिल्में आगे हैं। जल्दबाजी ना करें। उन्होंने साफ कह दिया है कि इसी बार चुनावी फायदे के लिए नहीं कही जा रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का सफर अभी शुरू हुआ है और हम अभी भी कदम बढ़ा रहे हैं। सीएम के मन में अब भी कई योजनाएं हैं।